नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर.के. नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरटेंशन। ओके, तो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? बेसिकली नॉर्मल भाषा में हम कहें तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी का बढ़ना, बीपी का ज़्यादा होना हाइपरटेंशन कहलाता है। ओके, डेफिनेशन इज हाइपरटेंशन इज अ डिजीज ऑफ वस्कुलर रेगुलेशन इन विच एलिवेशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर above the normal range. Normal blood pressure is 120 by 80 mm of Hg and hypertension 140 by 90 mm of Hg। सीधा सा सिंपल मतलब है आर्टेरियल प्रेशर का इंक्रीज होना हाइपरटेंशन कहलाता है या हाई बीपी कहलाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120 बाई 80 mm of Hg होता है और हाइपरटेंशन की कंडीशन कहलाती है जब बीपी 140 बाई 90 से एबव हो जाए या 140 बाई 90 तक पहुंच जाए। इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन की कंडीशन में अगर हम देखें तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में तो ब्लड वेसल्स ऐसी होती है जब ब्लो वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लो निकलता है, फ्लो करता है तो आर्टरी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आर्टरी के वॉल में प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से आर्टरी जो है वो डायलेट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये वाली आर्टरी है, ये डायलेट हो गई है और यहाँ से ब्लड का फ्लो इजीली हो रहा है। लेकिन हाइपरटेंशन कंडीशन में क्या होता है, जो आर्टरी की जो वॉल है ये थिक हो जाती है। देखो यहाँ पे कितनी थिक है और ये थिक होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड वेसल्स को निकलने के लिए या ब्लड के फ्लो के लिए जगह कम पड़ती है और उसमें क्या है, प्रेशर जो है राइज हो जाता है। तो आर्टरी की वॉल के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये भी इसका कारण है, जो आर्टरी की वॉल थिक हो जाती है उसकी वजह से भी बीपी राइज होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉज एंड साइन एंड सिम्टम्स। कॉज एंड साइन एंड सिम्टम्स क्या है, टाइप और क्या है कॉज। तो पहला टाइप है हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन इज़ ड्यू टू अननोन कॉज और विदाउट सिस्टेमिक कॉज। मतलब इसका जो है कॉज अननोन है या फिर इसको कह सकते हैं कि ये सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से, सिस्टेमिक कारण की वजह से भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो फैमिली हिस्ट्री इसका कारण है। अगर परिवार में पेरेंट्स को हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है उनके बच्चों को भी हाइपरटेंशन की कंडीशन रहे। प्रोलॉन्ग मेंटल टेंशन, लंबे टाइम तक कोई कैंडिडेट अगर मेंटली डिस्टर्ब है, परेशान रहता है तो उसकी वजह से भी हम देख सकते हैं कि उसका बीपी राइज होता है। आर्टेरियल डिजनरेशन, आर्टरीज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, बार बार एथेरोस्क्लेरोसिस बनता हो, है ना, या प्रोबेबल लिपिड डिपोजिशन होता हो, उसकी वजह से भी ये होता है। नेक्स्ट है हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। हार्मोन और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से भी देखने को मिलता है। हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है। सेकंड टाइप है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इट इज़ ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन। एग्जाम्पल जैसे कि ड्यू टू किडनी डिजीज़, पाइलोनेफ्राइटिस, ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटस, ड्यू टू कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ जैसे रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। अदर कॉज हैं इसके एनलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़ा हो जाना, टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी, एक्सेसिव बॉडी वेट, एक्सेसिव यूरिन, एक्सेसिव सोडियम इंटेक, ओबेसिटी और स्मोकिंग, ये भी हाइपरटेंशन के कारण है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन। इट इज़ डिफाइंड एज इंटरमिटेंट एलिवेशन ऑफ बीपी विद नॉर्मल रीडिंग। बीपी का नॉर्मल रीडिंग के बाद में अप होना, बीपी का 140 बाई 90 mm से तक या उससे ज़्यादा होना बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन कहलाता है। फोर्थ पॉइंट है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इट इज़ ए सिंड्रोम ऑफ मार्केडली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर अबव 140 mm/Hg। नेक्स्ट है फिफ्थ बेनाइन हाइपरटेंशन, आल्सो नोन एज अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन, यूजुअली ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी, मे बी प्रायोरिटी और सेकेंडरी। नेक्स्ट इज white coat hypertension. It is due to anxiety only at a time of measuring blood pressure by doctor or nurse in hospital or clinic. ओके, अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। There are 3 control system play a major role in monitoring blood pressure.
ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए 3 सिस्टम यहाँ पर दिखाए गए हैं। नंबर 1 आर्टेरियल बैरोरिसेप्टर, दे आर फाउंड इन कैरोटिड साइनस एंड वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। बैरोरिसेप्टर्स हेल्प टू मेंटेन बीपी। बेसिकली रिसेप्टर होते हैं वेंट्रिकल्स और जो कैरोटिड आर्टरी के साइनस है वहाँ पे वॉल पर रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर क्या होता है कि बीपी को मेंटेन करने का काम करते हैं। जब उन्हें लगता है कि बीपी डाउन है, रिसेप्टर रिसीव करके और ब्रेन को संकेत पहुंचाते हैं, आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और बीपी यानी ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बैरोरिसेप्टर भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेकंड है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, जिसके अंदर हम देखते हैं चेंज इन बॉडी फ्लूइड दैट अफेक्ट सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर, एबनॉर्मलिटीज इन ट्रांसपोर्टेशन सोडियम एंड वाटर और इंक्रीज सोडियम पोटेशियम H2 इन दी ब्लड और इनके ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, बॉडी फ्लूइड है वो भी अफेक्ट करता है। अगर किसी कैंडिडेट के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ है सोडियम की वजह से, पोटेशियम की वजह से, तो उस कंडीशन में भी बीपी राइज होगा। ठीक है, थर्ड है द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसमें एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलता है और वो क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे सोडियम जो है बॉडी से बाहर नहीं निकलता, बॉडी में स्टे करता है और सोडियम के साथ में वाटर भी स्टे करता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और बॉडी के अंदर वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है, बीपी राइज हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक, सर के पीछे की तरफ आपको दर्द देखने को मिलेगा, फटीग थकान देखने को मिलेगा, डिजीनेस, सर घुमा रहेगा, नींद के जैसा रहेगा, ब्लरिंग विजन कम दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, प्रोटीन यूरिया यूरिन के साथ में प्रोटीन बाहर निकलना, हेमेचूरिया यूरिन के साथ ब्लड का बाहर आना, कार्डियक अस्थमा, डिफॉर्मिटी होने की वजह से, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो लंग्स में चला जाता है, उसकी वजह से कार्डियक अस्थमा होता है। एंजाइनल पेन होना, एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीडिंग को बोलते हैं, पाल्पिटेशन हार्ट रेट का ज़्यादा हो जाना, टिनिटस कानों के अंदर घंटी जैसी आवाज़ आना और ब्रीथलेसनेस सांस का जो है कम होना। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में हम बीपी जो है मेज़र करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं जिसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड मिलेगा, यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट के अंदर जो है प्रोटीन यूरिया देखने को मिल सकता है, ब्लड टेस्ट करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन देखते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में हार्ट डिजीज़ हो सकती है, जब फ्लूइड स्टे करता है तो उससे सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो हार्ट डिजीज़ ही देखने को मिलती है। रीनल फेलियर, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को डायरेटिक थेरेपी देंगे, जैसे कि थियाजाइड 40 mg, फ्रूसेमाइड 20 mg। ओके, बीटा ब्लॉकर देंगे, प्रिवेंट स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बिकॉज बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसो कॉन्ट्रैक्शन इन ब्लड वेसल। बीटा रिसेप्टर ही हैं जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं, इसलिए हम बीटा ब्लॉकर मेडिसिन देंगे, जैसे एटिनोलोल, बीटॉक्सोलोल, टिमोलोल, प्रोप्रानोलोल, जितनी भी लोल हैं बीटा ब्लॉकर हैं। नेक्स्ट है वैसो डायलेटर्स, दी ड्रग्स एक्ट एज ब्लड वेसल्स डायलेटर एंड ओपन वेसल्स बाय रिलैक्सिंग देयर मस्कुलर वॉल्स एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। मतलब वेजोडाइलेटर जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं ताकि वहाँ से जो है प्रेशर जो है वो कम हो, बीपी कम हो। शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रोग्लिसरीन 15 से 12 mg सबलिंगुअल रूट से देंगे। लॉन्ग एक्टिंग आइसोसोर्बाइड डिनिट्रेट 5 से 10 mg देंगे। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ वन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को कैल्शियम एगोनिस्ट भी बोलते हैं। दे आर यूज टू डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड इन हार्ट एंड इम्प्रूव कोरोनरी ब्लड फ्लो। एग्जाम्पल के तौर पे वेरापेमिल एंटी अर्थमेटिक एडमिनिस्टर एम्प्टी स्टमक बिफोर मील। निफेडिपाइन देंगे। ओके, नेक्स्ट है 5 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। दे इनिबिट एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड सेकंड कन्वर्जन। एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल, बेनाजिप्रिल। नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट करेंगे, असेस द एंजाइटी लेवल,
assess the anxiety level of patient, take medical history of patient, ask diet pattern of patient, assess educational level of patient. Nursing diagnosis and intervention. नर्सिंग डायग्नोसिस हम क्या कर सकते हैं, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, और इसमें हम नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज अबाउट डिजीज कंडीशन टू पेशेंट, प्रोवाइड कंफर्टेबल रेस्ट टू पेशेंट, रेस्ट्रिक्ट क्वालिटी ऑफ विजिटर्स, गिव आंसर टू क्वेश्चन ऑफ पेशेंट. सेकेंड इज नॉलेज डेफिसिट अबाउट डिजीज कंडीशन. इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज अबाउट डिजीज टू द पेशेंट, आल्सो ट्राई टू इंक्रीज नॉलेज ऑफ पेशेंट अबाउट इट डिजीज. नंबर थर्ड है अल्ट्रेशन कंफर्ट रिलेटेड टू डिजीज. नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन एज वेल एज प्रोवाइड रेस्ट टू पेशेंट विद रेज हेड ऑफ बेड और यूज पिलो, provide general care to patient, give health education to patient, provide patient to avoid alcohol and smoking, advise patient to avoid alcohol and smoking. Okay, thank you and please like